मुझे दुबई में एक कंपनी में नौकरी मिली, तो मैं घर वालों की मर्जी के बगैर चली गई। वहां पहुंची तो एक अरबी मुझे गोदाम में ले गया और मेरी जान निकल गई, क्योंकि 4 अरबी मर्दों ने बारी बारी मेरे साथ। मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही थी जब मेरे मोबाइल पर ईमेल आया था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी जाग जाएगी और कंपनी ओनर को मेरे बनाए डिजाइन इस कदर पसंद आ जाएंगे। खुशी के मारे मेरे हाथ कप कपा रहे थे। दुबई के एक ज्वेलरी डिजाइनर को मेरे डिजाइन पसंद आ गए थे। रात के 12 बजे दुबई से मुझे मेल किया गया था कि इसी हफ्ते वह मुझे दुबई बुलवा रहे हैं। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन बंद हुई तो तारीख का कैलेंडर मेरे सामने था और दूसरी नजर साथ में ही सो रही मेरी माँ पर पड़ी। मेरी सारी खुशियाँ एक पल में गायब हो चुकी थी। मैं कैसे अपनी अम्मी को कहती कि वह मुझे दुबई भेज दें। दुबई में मेरी नौकरी लग गई है। मेरे चेहरे पर उदासी छा गई थी। जिस खानदान से मेरा ताल्लुक था वहाँ तो औरत कभी अकेले बाजार भी नहीं गई थी। दुबई कहाँ जा सकती थी, मगर मुझे हर हाल में अपने अम्मी अब्बू को मनाना था, क्योंकि गरीबी में नहीं जीना चाहती थी। अगर मेरी नौकरी इस कंपनी में लग गई तो मैं लाखों कमा सकती थी। मेरी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी हो सकती थी। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरे चाचा के बेटे आसिफ से मुझे शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, जिसके साथ मेरी मंगनी बचपन में ही कर दी गई थी। अगली सुबह अम्मी ने मुझे डांट कर जगाया। मैं तुरंत उठ बैठी और रात में सोचे गए प्लान पर अमल करते हुए कमरे से बाहर निकली। मेरा ध्यान अपने अब्बू के कमरे की तरफ था। जब दरवाजा खोलकर कमरे के अंदर दाखिल हुई तो हमेशा की तरह यह मंजर चुगली कर रहा था कि मेरा बाप एक बार फिर नशा करके सोया है। मेरे बाप की आधी तनख्वाह तो उनके नशा में उड़ जाया करती थी। इसी वजह से कल रात अम्मी अब्बू की लड़ाई हो गई और उन्होंने अम्मी को थप्पड़ मारकर कमरे से निकाल दिया था। मेरे अब्बू के जैसे सख्त और सक्की मिजाज मर्द से बात कर कोई फायदा नहीं, हालांकि उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। टपुर इस मामले में वह मेरा साथ नहीं देने वाले थे। मैं उल्टे कदमों वापस लौट आई। सारा दिन हिम्मत करती रही और फिर अपनी माँ को एतमद में लेकर उन्हें कल रात मिलने वाली खुशखबरी के बारे में बताया। मेरी बात सुनते ही अम्मी के चेहरे का रंग उड़ा और वह बेयकीन इसे मुझे देखने के बाद फौरन मना कर गई और मैं जिद पर अड़ गई और उन्हें भविष्य के ख्वाब सजा कर दिखाने लगी। लेकिन मम्मी तो अर से ही डरती थी। भला वह क्यों मेरे खातिर अबू को मनाती। मुझे बार बार टिकट कंफर्म करने के बारे में ईमेल आ रहे थे। कहते हैं ना, ऊंचा उड़ने का ख्वाब अगर एक बार इंसान देख ले तो फिर कोई भी उसे जमीन पर नहीं ला सकता, जब तक हवा का सख्त दबाव उसे जमीन पर ना पटक दे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अगले दिन मैं मम्मी के पैरों में गिरकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अब्बू गुस्से से आग बबूला होकर कमरे में दाखिल हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुखसार, सोच भी कैसे लिया कि तुम दूसरे देश जाओगी। अरे मैं तो तुम लोगों को तुम्हारे रिश्तेदार में नहीं जाने देता और तुम दुबई जाने की बात कर रही हो। अब्बू गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर मुझे थप्पड़ मार चुके थे। वह कहने लगे कि जमाना कितना खराब हो चुका है। क्या तुम जानती नहीं, एक लड़की की इज्जत उसके घर में भी महफूज नहीं और तुम इतने दूर जाने का सोच रही हो। मैंने बोलना चाहा मगर वह मुझे खामोश कर चुके थे और कहने लगे, मैंने अपने पूरे खानदान की हिफाजत करके तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम इतने ऊंचे ख्वाब देख सको। अपने जहन से यह ख्याल निकाल दो वरना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतना कहकर अब्बू अम्मी की ओर मुड़े और कहा कि जाओ जाकर तारीख ले आओ, मैं जल्द से जल्द इसकी शादी कर देना चाहता हूँ। अब्बू के यह अल्फाज मुझ पर क़यामत की तरह टूटे थे। मैं किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती थी, मगर मैं उस वक्त उनके गुस्से के आने दिर हो चुकी थी।
मैं बहुत ही गुस्से और बिये हो गुजर रही थी, मगर मेरा दिल बगावत पर उतर चुका था। मैं ठान चुकी थी कि हर हाल इस तारीख को घर से निकलकर अपना भविष्य संवारने के लिए दुबई जाऊंगी। रात के 3 बजे थे जब मैंने अपना सारा जरूरी सामान उठाया और घर से बाहर पहली बार अकेले कदम रखा था। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। मेरा यह कदम गलत था, लेकिन यही मेरे लिए और उनके लिए बेहतर था। मुझे कामयाब देखकर एक ना एक दिन मेरे माँ बाप भी मान जाए सोचकर आखिरी नजर घर पर डाली। मैं बाहर निकल आई। मेरे साथ आगे क्या होने वाला था, अगर मैं जान जाती तो शायद मैं ख्वाब में भी दुबई का नाम ना लेती। कुछ देर बाद में एयरपोर्ट पर पहुंची। वहां एक शख्स मेरे ही इंतजार में खड़ा था, जिसने मेरे सैंपल आगे पहुंचाए थे। उसी के साथ मुझे दुबई जाना था। एंड मौके पर शफी नाम के आदमी की एक कॉल आई और उसके चेहरे पर फिक्रमंदी दर आई। उसकी बीवी को हार्ट अटैक हो गया था और अब वह हॉस्टल जा रहा था। मैं अकेले दुबई कैसे जाऊंगी, इस ख्याल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मगर जब यहाँ तक आ गई थी तो वापस पलटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। 3 घंटे का सफर तय करके मैंने पहला कदम दुबई में रखा। आसपास कई लोग आ जा रहे थे और मैं डरी सहमी सबको एकटक देख रही थी। आगे कहाँ जाना था, किससे मिलना था, मैं कुछ नहीं जानती थी। वहाँ के लोग मुझे घूर घूर कर यूं देख रहे थे जैसे मैं किसी और दुनिया से आई हूँ। शायद इसकी वजह मेरा हुलिया था। लंबा सलवार और कमीज और उस पर मेरे माँ के हाथों से बनाई हुई चादर। मैं फौरन कदम उठाकर एयरपोर्ट से बाहर निकली और 2 कदम जैसे ही चली तो एक आधे अधूरे कपड़े पहने हुए लड़की दिखाई दी, जिनके हाथ में एक बोर्ड था और लिखा हुआ था वेलकम टू दुबई। रुखसार, वह तो मुझे ही लेने आए थे। मैं खुशी से चहक उठी और फौरन उनकी ओर बढ़ी। मुझे सर से पैर तक देखकर उस लड़की ने अपना मोबाइल वॉइस निकाला और कुछ देखने लग गई। शायद कंफर्म करना चाहती थी कि मैं ही रुखसार हूँ या नहीं। वह लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बात करने लगे और फिर एक गाड़ी में बिठाकर मुझे कंपनी में ले जाने लगे। वह लड़की बड़े आराम से 2 मर्दों के बीच में बैठी थी। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर जय हिंद झटक दिया, मगर फिर जेहन झटका दिया तकिए हिंदुस्तान नहीं और ना ही मेरा है, जहां गैर मर्दों के सामने जाना भी मना था। अब यहाँ आ गई हूँ तो मुझे अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। यह सोचते हुए मेरा ध्यान अपने घर की तरफ गया। अब तक तो अफरा तफरी मच चुकी होगी। सारे खानदान को खबर मिल चुकी होगी कि रुखसार घर से भाग गई है। मेरे अब्बा तो अपने बाल नोच चुके होंगे और अम्मी अलग सदमे का शिकार होंगी। अगले ही पल मैंने अपना जेहन झटका, क्योंकि मैं फिर अपने आने वाले दिन के लिए खुद जोश करना चाहती थी। कुछ देर बाद गाड़ी एक इमारत के सामने रुकी और मुझे उतरने को कहा गया। वह बड़ी इमारत देखकर मेरा सर चकरा गया था, मगर वह इमारत तो अभी बन ही रही थी। मुझे सोच में डूबी देखकर एना नामक लड़की बोली, मिस रुखसार, अब आप यही रहेंगी। कल सुबह ज्वेलरी डिजाइनर खुद आपसे मिलने आएंगे। आप फिक्र मत करें, इस इमारत के तह खानों में एक खूबसूरत अपार्टमेंट मौजूद है जिसमें आप आराम करेंगे। एना मुझे अपने साथ ले गई और उस तहखाने में बनी उस अपार्टमेंट को दिखाने लगी। बल आखिर वह एक दिलकश जगह थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस इमारत के नीचे इतना खूबसूरत अपार्टमेंट भी हो सकता है। उसने मुझे घर की चाबियां दी और खुद वहां से जाने लगी। वह सभी अरबी लोग थे। उनका लिबास और अंदाज देखकर मुझे अच्छा लगा था। कुछ देर तक वह तीनों आपस में कुसूर पूछूर करते रहे और फिर वहां से चले गए। अब मैं उस अपार्टमेंट में अकेली थी। मैंने ख्वाब में भी ऐसी आलीशान जगह पर रहने को नहीं सोचा था। कुछ पल के लिए मैं सब कुछ भूल चुकी थी।
और अपने कमरे में मखमली बिस्तर के दरमियान लेटकर आंखें बंद कर ली। मेरी आंखें कब और कैसे लगी मुझे पता ही ना चला। जब जरा नींद की खुमारी हटना शुरू हुई तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे करीब कोई मौजूद है और ऊंची आवाज में किसी और लहजे में बात कर रहा है। पहले तो लगे कि ख्वाब है, मगर तभी किसी ने मेरे वजूद को चुना शुरू किया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैं बिजली की तेजी से उठकर बैठ चुकी थी। सामने का मंजर देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। मेरे कमरे में 2 मर्द मौजूद थे जिनका अंदाज और लहजा अरबी मर्दों जैसा था। मुझे उठा देखकर पहले वह घबराए, मगर अगले ही पल उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सज गई। उनमें से एक शख्स मेरे करीब बढ़ने लगा। मैं फौरन बिस्तर से उठकर दूसरी जानिब गई और चीख कर बोली, कौन हो तुम लोग? किसकी इजाजत से अंदर घुसे? मेरी आवाज कांप रही थी। मेरी आवाज सुनकर वह बोले, तुम्हें जिस काम के लिए लाया गया है उसमें इजाजत तलब नहीं की जाती, सिर्फ पैसा फेंका जाता है और काम लिया जाता है। उनके अल्फाज मेरी रूह फना कर चुके थे। ऐसा कैसे मुमकिन था? यह लोग क्या करने के लिए कह रहे थे? मैं कमरे से भागना चाहती थी, लेकिन वह 2 मर्द और मैं कमजोर सी लड़की, वह मुझे दबोच चुके थे। मगर मेरी आवाज चीख कर पुकार रही एना को चीख वहां सुनने वाला कोई नहीं था। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरी इज्जत महफूज रहे, मेरी इज्जत बर्बाद होने से बच जाए, मगर मैं 2 दरिंदों के बीच फंस चुकी थी। शोरशराबा काफी बढ़ चुका था। तभी दरवाजा झटके से खुला और सामने वही 2 मर्द खड़े नजर आए जो मुझे यहाँ तक लेकर आए थे। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मेरे कपड़े जगह से पड़ चुके थे। मैं रोते हुई दोनों की ओर गई और कदमों में गिरकर हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगने लगी। तभी उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और देखते ही देखते मुझे बालों से पकड़कर ऊपर उठाने लगा। मेरी जो उम्मीद थी वही दम तोड़ चुकी थी। उसने बालों से पकड़कर मुझे फर्श पर पटका था। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे बदतरीन रात थी। मेरी आंख खुली तो मैं वही बिस्तर पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। पूरा जिस्म जख्मी से चूर था। एक बार फिर आंसू मेरी आंखों से गिर रहे थे। सारी रात में उन चारों की हवस का निशाना बनती रही। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं उठ बैठी और एक नजर अपने वजूद पर डाली। अपने वजूद से मुझे घिन आ रही थी और अब मुझे अपने अब्बू की बातें याद आ रही थी, अपने अम्मी के अल्फाज और अपना खानदान। हाँ, मैं हिंदुस्तान की बेटी थी और उस खानदान से ताल्लुक था जहाँ बेटियों को कीमती मोती की तरह 7 पदों में छिपाकर परवान महाया जाता है। मगर मैंने ऊंचा उड़ने की चाह में खुद को बर्बाद कर दिया था। मेरी इज्जत तार तार हो चुकी थी। मुझे तो यहाँ लाया ही धोखे से गया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी जैसे कोई माँ अपने जवान बेटे की मैयत पर रोती हो। मुझे मेरे माँ बाप याद आए थे। मैं चीख चीख कर अपने अब्बू को आवाजें दे रही थी, मगर कौन सुनता कौन आता। मैं तो खुद उन्हें रौंद कर जहाँ तक पहुँची थी। मेरी आवाज सुनकर एना कमरे में आई। वह बेहद बेहुदा लिबास पहने हुई थी। मुझे देखकर हंसी और कहने लगी, उम्मीद है कुल की रात तुम्हारे लिए यादगार साबित होगी। अब इसकी आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारी हर रात यूं ही गुजरने वाली है। यकीन मानो लाखों में कम आओगी। वह मेरा गांव थपथपा कर जा चुकी थी और मैं बुत बनी उसे देखती रह गई। मैं यहाँ हलाल की रोजी कमाने आई थी, मगर उन लोगों ने झांसा देकर मुझे फंसा लिया था। मुझे किसी तरह वापस हिंदुस्तान जाना था। जो हुआ सो हुआ, मगर अब मैं उन दरिंदों के खिलौना नहीं बनना चाहती थी। मैंने खुद को वहां से निकालने को सोचा। तभी एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में 2-3 कैमरे थे।
मैं हैरानी से उसे देखने लगी। उसने अब वह कैमरे लगाना कमरे में शुरू कर दिए थे। मैं उसे मना करने लगी तो एक झटके में वह मुझे धक्का देकर उसने अपना काम जारी रखा। मेरा दिल घर से धड़क रहा था। ना जाने वह क्या करने वाले थे। उसके जाने के बाद कमरे में 2 लोग दाखिल हुए। उनमें से एक उसे हिदायत दे रहा था। मैं उनके अल्फाज समझने की कोशिश कर रही थी, मगर यह जानकर तो मेरे होश ही उड़ गए कि वह लोग अब मेरी वीडियो बनाने लग गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अब और अपना तमाशा बनते नहीं देख सकती थी। मैंने उन दोनों को धक्का दिया और कमरे से भाग निकली। मेरा वजूद मेरा साथ छोड़ रहा था, लेकिन आज मुझे भागना था। मैं अपार्टमेंट के बाहरी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि मेरी कमर पर एक नौकरी चीज से शाख्ता आ भरकर रह गई और पीछे तरह ले जाकर जब देखा तो उन दरिंदों ने मुझे इंजेक्शन लगा दिया था। मैंने हिम्मत करके उसे निकाला और बगैर रुके भागती रही। चंद कदमों के बाद मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर मैं रुकी नहीं थी। यहाँ तक कि मैं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी थी। मुझसे कुछ दूरी पर वह दोनों मर्द कहकहे लगाकर हंस रहे थे। मैं बेबस थी, मजबूर थी और उन सब की कसूरवार भी नहीं थी। मेरा वजूद सन हो चुका था, मैं हिल नहीं पा रही थी। वह दोनों मर्द मेरी ओर बढ़ रहे थे और मुझे उठाकर कमरे में ले आए और एक बार फिर मुझे अपनी हवस का निशाना बनाने लगे। मैं ना बोल सकती थी, ना हिल सकती थी। ना जाने कैसा इंजेक्शन वह मुझे लगा चुके थे। मेरी तस्वीर और वीडियो से वह लाखों कमा रहे थे। एना उन सब की हेड थी। मेरी इज्जत बिक चुकी थी। मैं अब बगैर तासुर के रहने लगी थी। यहाँ आए मुझे 4 माह हो चुके थे। एना खुश थी। उसने मुझे इन सब में राजी समझकर और उनसे मिलने वाला पैसा मेरे हिस्से का मुझे देना शुरू कर चुकी थी। मैं खामोशी से उन्हें जोड़ती गई और एना को यह जताया कि मैं हालात से समझौता कर चुकी हूँ। और फिर एक रोज मौका देखकर मैंने वापस हिंदुस्तान जाने का फैसला किया। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थी। 5 माह पहले आने में और अब के जाने में जमीन आसमान का फर्क था। मैं जब हिंदुस्तान पहुंची तो आसपास देखकर एक लंबी सांस ली। मेरे कदम बड़ी मुश्किल से घर की ओर बढ़ रहे थे। ना जाने मेरे माँ बाप किस हाल में होंगे, मुझे कबूल करेंगे या नहीं, वह ना जाने क्या रिएक्शन देंगे। मैं खामोशी से घर की ओर चली आ रही थी। जब घर तक पहुंची तो धक्का सा लगा। घर का दरवाजा खुला था और कई बच्चे अंदर खेल रहे थे। मैं अंदर दाखिल हुई तो बच्चे फौरन अपने खेल का सामान लेकर बाहर भाग गए। यह घर बिल्कुल वीरान पड़ा था। मैंने कमरों में देखा, मगर मेरे माँ बाप दोनों में से एक भी वहाँ पर मौजूद ना था। मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मैंने उन्हें कई आवाज दी मगर कोई आवाज नहीं और मैंने भागकर अपने पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया। चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुला और सामने खड़ी औरत मुझे देखकर डर गई। मैं उसका हाव भाव देखे बगैर कपकपाते लबों में अपने माँ बाप के बारे में पूछ रही थी। वह पहले तो खामोश रही और फिर बोली कि चलो तुम्हें उन तक लेकर जाती हूँ। मैं नासमझी से उन्हें देखने लगी। शायद मेरे बाप बदनामी के डर से मेरे माँ बाप ने घर तब्दील कर दिया। मैं दबे कदमों उस औरत के पीछे चलती जा रही थी। धीरे धीरे मेरे कदम थमे। मैंने फौरन अपनी उस पड़ोसन से कहा कि चाची, आप मुझे कब्रिस्तान तक क्यों ले आई है? मुझे अम्मी अब्बू से मिलना था ना। मेरी बात सुनकर वह पलटी और बोली, अगर तुम मेरी सगी बेटी होती और लौट कर आई होती तो मैं तुम्हें यहीं पर खड़े खड़े गला दबोच कर तुम्हें मौत के घाट उतार देती। मगर अफसोस तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी लड़की की जुदाई में खुद को फांसी पर चढ़ा दिया। इसकी बात सुनकर मेरा वजूद लगा था। मैं जमीन पर गिर चुकी थी। मेरे माँ बाप मर चुके थे। वह मुझे घसीटने के अंदाज में 2 कब्रों के बीच में लाकर छोड़ दिया था।
जिनकी तख्ती पर मेरे अम्मी अब्बू का नाम दर्ज था। मैं जमीन पर उनके कदमों की जगह गिर चुकी थी। मेरे रोने की आवाज तेज थी। मैं उनसे माफी मांग रही थी, मगर वह तो मुझे सजा सुना कर जा चुके थे। मैं तो लौट आई थी, मगर वह हमेशा हमेशा के लिए जा चुके थे। कई दिन तक बैठकर रोती रही, मगर मुझे सजा मिल चुकी थी। मेरे माँ बाप की जुदाई की सूरत में आज मेरे माँ बाप को मुझसे बिछड़े हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरे चाचा से अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर मुझसे शादी कर ली है। उसका दिल बहुत बड़ा था, वरना मुझ जैसी को भला कोई ऐसे अपना सकता था। कुछ माह बाद में एक बच्चे की माँ भी बन जाऊंगी, मगर मेरा बीता हुआ कल आज भी किसी भयानक ख्वाब की तरह मेरे दिल में डेरा जमाए बैठा है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे।